क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व रहे हैं। जहां बहुत से लोग उन्हें महान क्रांतिकारी व देशभक्त मानते हैं, तो वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उन्हें सांप्रदायिक मानते हैं और महात्मा गांधी की हत्या से जोड़कर देखते हैं। सत्य जो भी हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का श्रेय सावरकर को ही जाता है। और आइए आज की इस रहस्य टॉक शो की नई वीडियो में हम वीर सावरकर के जीवन के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक जिले के भागूर ग्राम में हुआ। उनके पिताजी का नाम दामोदर दंत सावरकर था और उनकी माताजी का नाम राधाबाई था। वीर सावरकर एक देशभक्त क्रांतिकारी थे और हिंदुत्व के हिमायती थे। वीर सावरकर के दो भाई थे, जिनमें एक का नाम गणेश सावरकर और दूसरे का नाम नारायण सावरकर था। जब वो 9 साल के थे तभी हैजे की महामारी के कारण उनकी मां का देहांत हो गया और उसके करीब 7 साल बाद 1899 में प्लेग की महामारी के चलते उनके पिता का स्वर्गवास भी हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार चलाने का कार्यभार बड़े भाई गणेश सावरकर ने संभाला। 1901 में वीर सावरकर का विवाह यमुना बाई से हुआ। उनसे उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्रों का नाम प्रभाकर और विश्वास था, जबकि पुत्री का नाम प्रभा चिपलूणकर था। यमुनाबाई के पिताजी ने वीर सावरकर की काफी आर्थिक मदद की और उनकी उच्च शिक्षा का खर्च भी उठाया। वीर सावरकर की विश्वविद्यालय की पढ़ाई का भार भी उनके ससुर ने ही उठाया था। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए कला क्षेत्र में पढ़ाई की। वर्ष 1909 में वीर सावरकर ने लंदन जाकर वकालत की डिग्री हासिल की। वीर सावरकर जब महज 12 साल के थे तब उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान अपने गांव में स्थित मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया। ये घटना कहीं न कहीं उनकी कट्टर सोच व मुस्लिमों के प्रति वैमनस्य को दर्शाती है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी वजह मुस्लिम लड़कों द्वारा उनके गांव में किए गए उत्पात को मानते हैं। 1897 की गर्मियों में महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से क्षुब्ध होकर दामोदर चापेकर ने ब्रिटिश ऑफिसर WC रैंड को गोली मार दी, जिस कारण उनको मौत की सजा दी गई। इस घटना के बाद सावरकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाने के लिए मित्र मेला का गठन किया। फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने छात्रों को एकत्रित किया और स्वतंत्रता सेनानियों की फौज खड़ी करने के लिए वर्ष 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। इस दौरान सावरकर ने कानून, इतिहास और दर्शन शास्त्र से संबंधित कई किताबें पढ़ी और व्यायाम शालाओं में जाकर प्रशिक्षण भी लिया। इन्हीं दिनों वे लोकमान्य तिलक से भारत की आज़ादी के लिए विचार विमर्श भी किया करते थे। 1905 बंगाल के विभाजन के विरोध में उन्होंने देश में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वर्षों बाद महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन में ऐसा ही किया था। इस घटना से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया और सावरकर को कॉलेज से डिसमिस कर दिया, पर बाकी छात्रों के दबाव और तिलक के अनुरोध पर उन्हें एग्जाम देने के लिए बैठा दिया गया। वे अच्छे नंबरों से पास हुए। ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक जी के अनुमोदन पर उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की गई और वे बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए। भारत में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने लंदन में इन पर विशेष नजर रखने की सूचना भेजी। लंदन में वे इंडिया हाउस में रहने लगे। वहां उनकी मुलाकात लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा आदि छात्रों से हुई। सावरकर ने सभी को अभिनव भारत से जोड़ दिया। अपने लंदन प्रवास के दौरान ही वर्ष 1908 में वीर सावरकर ने एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे जब्त कर लिया और किताब पब्लिश ही नहीं हो पाई। इन्हीं दिनों सावरकर ने हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे और माजनी को पढ़ा ताकि वे अभिनव भारत का सिद्धांत गढ़ सके। बैरिस्टर की परीक्षा पास करने के बावजूद वीर सावरकर ने औथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार नहीं था। सावरकर के अनुयायी और परम मित्रों में से एक मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को विलियम हर्ट कर्जनी वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन कर्जन अपनी पत्नी के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक समारोह में आया हुआ था और जब वो हॉल से निकल रहा था तभी ढींगरा ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गलती से गर्जन को बचाने के लिए बीच में आने वाले एक पारसी डॉक्टर को भी गोली लग गई और उनकी भी मौत हो गई। विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या के जुर्म में मदन लाल ढींगरा को 13 मार्च 1910 को फांसी दे दी गई। सावरकर ने इसका विरोध किया और ढींगरा को गलत मानने वाले एक भारतीय दल के खिलाफ भी आवाज उठाई। इस घटना के बाद सावरकर ब्रिटिश अधिकारियों की नजर में चढ़ गए, इसलिए वे फौरन पेरिस चले गए, जहां पहले से ही अंग्रेजों द्वारा सताए गए उनके साथी हरदयाल और कृष्ण वर्मा ने शरण ली हुई थी।
जब सावरकर पेरिस में थे तभी अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कन्हारे ने जैक्सन नामक एक ब्रिटिश ऑफिशियल की हत्या कर दी थी। वीर सावरकर 13 मई 1910 के दिन पेरिस से लंदन आए और आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में बंद सावरकर ने जब सुना कि उन्हें जहाज द्वारा फ्रांस के दूसरे बड़े शहर मार्सेई होते हुए भारत में ले जाया जाएगा तो उन्होंने फौरन फरार होने की एक प्लान बना लिया। उनका सोचना था कि फ्रांस में शरण लेने से फ्रेंच सरकार उन्हें ब्रिटिश लॉ से बचा लेगी। जब उनका जहाज मार्सेई के तट पर पहुंचने वाला था तभी उन्होंने टॉयलेट जाने का बहाना किया और पोर्ट हॉल के स्क्रू खोलकर समुद्र में कूद गए और तैरते हुए तट के किनारे पहुंचे, पर दुर्भाग्यवश फ्रेंच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पुनः अंग्रेजों के हवाले कर दिया। वीर सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं दो आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाई। इस प्रकार की सजा एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि इससे पहले कभी किसी व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई गई थी। और सजा काटने के लिए जो जेल चुनी गई वो थी अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी में बनी हुई सेलुलर जेल। ये जेल काला पानी के नाम से कुख्यात थी। जब सावरकर को जेल में लाया गया तब पहले से ही उनके कुछ साथी वहां मौजूद थे, जिनमें उनके बड़े भाई गणेश भी शामिल थे। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर इस काले पानी की जेल में उनके बराबर की कोठरी में उनके भाई गणेश बंद थे। उन्हें इसका पता 1.5 साल बाद चला। सेलुलर जेल में रखे गए कैदियों से खूब काम करवाया जाता था। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना, जंगलों से लकड़ियां काटना, तेल निकालने की चक्कियों में कोलू के बैल की तरह मजदूरी करना और पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम जगहों पर हुक्म के मुताबिक काम करना, ये सब कठिन काम वीर सावरकर को सेलुलर जेल के अन्य कैदियों के साथ करने पड़ते थे। कैदियों को वहां 18 घंटे काम करना होता था। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों पर कैदियों की खूब पिटाई भी होती और काल कोठरी में कई दिनों तक भूखे प्यासे रखा जाता। तब भी कोई कैदी न माने तो उन्हें बिना कपड़ा मुंह पर रखे सभी के सामने फांसी दे दी जाती। न जाने कितने क्रांतिकारी इन यातनाओं से पागल हो गए या आत्महत्या कर गए। वीर सावरकर 4 जुलाई 1911 से लेकर 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में रहे। 1920 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने सावरकर को रिहा किए जाने की बात उठाई, जिसे गांधी जी और नेहरू जी ने भी समर्थन दिया। सावरकर ने खुद भी कुछ दया याचिकाएं भेजी और परिणाम स्वरूप सावरकर को पहले सेलुलर जेल से पुणे की येरवाड़ा जेल और फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र की रत्नागिरी जेल में भेजा गया। रत्नागिरी जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने हिंदुत्व पर अपने विचार लिखे, जिसे उनके समर्थकों ने चोरी छिपे प्रकाशित और प्रचारित किए। इसके बाद 6 जनवरी 1924 को उन्हें जेल से इस शर्त के साथ रिहा किया गया कि अगले 5 साल रत्नागिरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। देश के इतिहास में पहली बार हिंदुत्व शब्द प्रयोग करने का श्रेय वीर सावरकर को ही जाता है। रिहा होने के कुछ दिनों बाद ही सावरकर ने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाना और सामाजिक कार्य करना था। उन्होंने हिंदी भाषा को देश भर में आम भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद व छुआछूत को खत्म करने का भी आह्वान किया। इन सामाजिक कार्यों को करने के बाद वे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य बन गए। 1937 में वीर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। वे 1943 तक इस पद पर रहे। उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने हिंदू राष्ट्र व अखंड भारत की विचारधारा को बढ़ावा दिया। महासभा में पाकिस्तान बनाए जाने का विरोध भी किया और महात्मा गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। गोडसे हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था। माना जाता है कि गांधी जी की हत्या से पहले गोडसे सावरकर से मिलने मुंबई भी गया था। इसी आधार पर सावरकर को भी गिरफ्तार कर मुकदमा चला गया, पर आरोप साबित न होने के कारण इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। वीर सावरकर 82 साल की उम्र में 1 फरवरी 1966 को मृत्यु पर्यंत यानी जब तक मौत ना हो जाए तब तक उपवास करने का प्रण ले चुके थे। जाहिर है कोई आम इंसान इस निर्णय पर टिका नहीं रह सकता, लेकिन एक सिद्ध योगी के समान सावरकर अपने प्राण पर टिके रहे और 26 जनवरी 1966 को इहलोक छोड़कर परलोक सिधार गए। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शायद आपकी भी उनकी जीवनी सुनकर रूह कांप उठी होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी रिहाई को लेकर उनके माफीनामे पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, उस काले पानी की जेल में जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीकर मर जाना बेहतर था या योजना के तहत वहां से माफीनामा लिखकर बाहर निकलकर देश और धर्म के लिए सेवा देना। कम से कम वे दूसरे नेताओं की तरह अंग्रेजों के गुलाम बनकर तो नहीं रहे।
अब सारे तथ्य आपके सामने हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप सावरकर को एक देशभक्त मानते हैं कि नहीं। और प्लीज इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतना शेयर कीजिए कि भारत का बच्चा बच्चा सावरकर जी के बारे में जान सके। जय हिंद, वंदे मातरम।